Hello student, I am Rashmi, teaching you paper 8th, Pedagogy of Science Education. Yesterday we have learned about the 5 kingdom of classifications, the characteristics of the Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. Today we will discuss about the animal kingdom, the classification of animal kingdom. So, in animal kingdom, the animals are categorized. How can we categorize? What are the characteristics of the animalia? Animals are multicellular, बहुकोशिकीय होते हैं, eukaryotic organisms of the kingdom Animalia. The body plan eventually become fixed as they develop, means जब ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो इनकी बॉडी का जो प्लान होता है फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता. कभी कभी कुछ प्रोसेस के अंदर होता है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप फ्रॉग का एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा. जब फ्रॉग अपने एग देता है पानी के अंदर तो उसमें लार्वे निकलते, टेडपोल, पूँछ होती है उनकी, और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनकी पूँछ गायब हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उनमें. एनिमल्स मोस्टली क्या होते हैं, मोटाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली फ्रीली मूव कर सकते हैं. और इनका जो फूड होता है वो क्या होता है, दे आर टोटली हेट्रोट्रॉप्स, इंजस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, टोटली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. अगर एनिमल्स वर्ड की हम बात करते हैं तो एनिमल वर्ड लैटिन वर्ड से आया था जिसका नाम था एनिमेलिस, जिसका मतलब क्या है, हैविंग ब्रीथ, जो सांस लेते हैं. कई करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इनमें बता रखा है यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा इन दोनों से अलग होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. प्लांट और एल्गी से भी अलग कैटेगराइज में किया जाता है इनको. फंगी, प्लांटी, एल्गी, इनसे अलग ये इसलिए हैं क्योंकि दे हैव द रिजिड सेल वॉल. प्लांट्स की, फंगी की सेल वॉल होती है, बट एनिमल की सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल की. एनिमल्स मोटाइल होते हैं कुछ स्टेज में. एंड इन द मोस्ट एनिमल्स एम्ब्रियोज पास द प्लास्टुला स्टेज. जब एनिमल एम्ब्रियो से किस में जाता है, ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जाता है, जब उसका ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, न्यू एनिमल्स बनता है. तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, और उनकी सब डिविजन्स बहुत सी हैं. नीचे नेमिंग ऑर्गेनिज्म लिखा हो, जैसे हम बिल्ली को क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, हाउस कैट, पालतू बिल्ली होती है ना, लेकिन इनका हर जगह हम बिल्ली थोड़ी बोलते हैं. तमिल लैंग्वेज में बिल्ली को कुछ और बोला जाता है, जर्मनी में और फ्रेंच में, और तो इनका साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है फेलिस कैटिस. तो पूरे वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट होगा फेलिस कैटिस के नाम से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैट. एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, काइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. एंड वन बाय वन हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. नंबर 1, पोरीफेरा. पोरीफेरा मीन्स हैविंग पोर्स. पोर्स मैंने कि छेद. ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. और इस कैटेगरी के अंदर आते हैं स्पंजेस. स्पंजेस ये मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन, एक्वेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी जो काम करती है वो सेल लेवल पर काम करती है. होते मल्टी सेलुलर हैं लेकिन इनकी बॉडी सेल लेवल पर काम करती है, यानी कि ग्रुप में काम नहीं करती, टिश्यू बनाकर काम नहीं करती है, हर एक सेल अलग अलग काम करती है. एंड ये जो एनिमल्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये अपने एक सॉलिड बॉडी से अटैच्ड रहते हैं, मूव नहीं कर सकते. इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, सिंपल होते हैं, ठीक है. एंड दे रिलाई ऑन द मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट वाटर फ्लो. ये
वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे अभी बताया मैंने स्पंजेस, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी स्पंजेस का। ये फिक्स होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से जहाँ पर भी होते हैं, उनके वाटर इनके बॉडी के अंदर जाता है और बाहर से ऐसे निकलता है। तो खाने के लिए जब वाटर इनकी बॉडी के अंदर पोर्स से जाता है तो इन पोर्स में क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है, और इनको डाइजेस्ट कर लेता है। मेराइन हैबिटेट है इनका, और इसका एग्जांपल है साइकोन स्पॉन्जिला यूकैलिप्टस। ये साइकोन है, ये दिख रहा है आपको, ये टोटली वाटर एनिमल है, सी में मिलते हैं, ये नदी में नहीं मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ यूप्लैक्टिला, बिल्कुल फ्लावर वेस लगता है, फूलदान बिल्कुल, ठीक है। पोरीफेरा के बारे में शॉर्ट में हम पढ़ें तो सिसाइल होते हैं, यानी कि परमानेंटली अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेट से। इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इनकी 2 लेयर की सेल होती है, इनर और आउटर। ये मेराइन और फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन में फूड होता है, बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सर्कुलेशन में फ्लैजिलम क्रिएट वाटर, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ब्लड इज एब्सेंट, इनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता। नेक्स्ट इज द सेलेंट्रेटा, ये ग्रीक वर्ड कीलोस से है जिसका मतलब होता है होल वेल्ड, यानी कि होलो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसी होती है, होलो, खाली। इनकी जो बॉडी होती है टिश्यू और लेवल पर काम करती है। पोरीफेरा की सेल लेवल पे करती थी, इनकी टिश्यू लेवल पे करती है। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, मेराइन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइड्रा का मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। ये हाइड्रा है, सिंगल ओपनिंग होती है, यही माउथ होता है और यही इधर से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इधर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। और डाइजेशन बोथ इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होते हैं, और इनमें नर्व्स स्प्रेड होती है पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये कॉलोनी के अंदर मोस्टली कम ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दी स्पेसिफिक लिव इन कॉलोनी, बहुत कम कॉलोनी के अंदर रहते हैं, जैसे कोरल्स। सेसाइल होते हैं ये, यानी कि मूव कर सकते हैं। एंड ये अकेले भी रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी और मोटाइल, ठीक है, मूव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअली होता है, बर्डिंग के थ्रू। एंड कुछ के अंदर पॉइजन होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं टेंटिकल्स के अंदर, ताकि ये अपने रक्षा कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें बाहर ऑर्गेनिज्म से। एंड इनकी बॉडी में कोई ब्लड नहीं होता। इसका एग्जांपल है जेलीफिश, सी एनीमोन और हाइड्रा। पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ये जेलीफिश है, ये हाइड्रा है, एंड दिस इज द सी एनीमोन। फ्लावर की तरह लगता है ये। सिलेंट्रेटा को शॉर्ट में हम करेंगे तो टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, सिसाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब अंदर की तरफ से, और डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब इनर सेल वॉल, एंड सिंगल ओपनिंग होती है इनकी। सर्कुलेशन वाटर करंट डिस्ट्रीब्यूट गैस फूड होता है। नेक्स्ट इज फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म्स बिलोंग्स टू द phylum Platyhelminths, belongs to the phylum, yes. Platyhelminths means platyhelminth means flat and helminths means worms, flat worms. And these flat worms are the ribbon-like organism. They are found in the fresh water, in wet place and marine water. These are the example of the flatworms: tapeworm, tape-like structure, and planaria. These are also flatworms. Planaria is example of free living flatworms, means they are independent to move anywhere and lives in the moist surface under rock, in ponds, river and even aquarium. This is the ribbon like worm, tapeworm.
It is a parasitic flatworms like fluke without a digestive system. They do not have any digestive system. Roundworm means which are round in shape, belongs to the phylum Nematoda, and it is also known as the nematodes. They have the long cylindrical and slender bodies. Ascaris is the example. Decomposer in soil in both marine and the freshwater, and other examples are heartworm, trichina worms, hookworms, pinworms. Next is the phylum Annelida, which means to the segmented worms, known as the annelids, and its characteristics is it has a segmented and repeated body parts. For example, earthworm, polychaetae, and leeches. Segmented worms have the nervous system, circulatory system, digestive system, and the excretory system. They come under the process of the evolution. They have the gas exchange only occurs through the diffusion process. These are the annelids. Do you know that? What is this? Yeah, this is earthworm. Okay, and this is the leech job. Now next is the polychaetae, is also the example of the annelids. It is marine and living in the tube attached to the rock or sand, and they get floating food through their teeth gills. Example, sandworm. Leeches, blood sucking annelids. It is a parasite, and it's suckers that also attach themselves to their host, and they secrete an anticoagulating chemicals that has been used in medicine. So leech are used in the medicine because it has the anti-clotting chemicals, because it is a blood sucking animal. So after at the time of the sucking of blood, it produces the anticoagulating chemicals. That's why blood do not freeze out from the body. So it is used in the medicine line. We will discuss the next phylum of animals on tomorrow. Okay, thank you.